चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं सूचना के अधिकार कानून से संबंधित। तो सबसे पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को यदि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को घोषणा किया गया, इसको अपनाया गया। इसी के माध्यम से सभी को मीडिया या फिर अन्य कोई माध्यम से सूचना मांगने और प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। अमेरिका के जो तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन, उन्होंने कहा था सूचना इन्फॉर्मेशन लोकतंत्र की एक प्रकार से मुद्रा है और किसी भी जीवंत सभ्य समाज के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी प्रकार से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के हिसाब से सूचना का अधिकार कानून 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं? देखो, कोई भी इंडियंस किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कर सकता है और उसको 30 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की सूचना। और यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो तुरंत आपको 48 घंटे के भीतर अवेलेबल कराना पड़ेगा। इसके अलावा अधिनियम में ये बात भी कही गई है कि सभी सार्वजनिक प्राधिकरण अपने दस्तावेज, इसका संरक्षण उनको अपने कंप्यूटर में करना पड़ेगा। इसके अलावा प्राप्त सूचना की विषय वस्तु के संदर्भ में यदि असंतुष्टि हो रही है, हमें पूरी जानकारी नहीं दिया जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील कर सकते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक और निर्वाचन आयोग जैसे इस प्रकार की जो संवैधानिक बॉडी हैं वो भी इसके दायरे में आती हैं। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन व्यक्ति इसमें होते हैं, इसके कार्यकर्ता की यदि हम बात करें तो देखो, एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा और 10 या फिर 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग का होता है। इसी के आधार पर राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। अब उस समय जब लागू किया गया था तो जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं था। उस टाइम में जम्मू का अपना ही सूचना एक्ट चलता था। इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक निकाय आ जाते हैं, संसद, राज्य विधानसभा के अधिनियम द्वारा गठित संस्थान और जितनी भी बॉडी वो सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिक्कत ये हो गई है कि कुछ बातें हैं जिसके चक्कर में सरकार हमें सूचना देने से इनकार कर देती, जैसे कि संप्रभुता, एकता, अखंडता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएं, इनको सरकार हमें अवेलेबल नहीं करवाती है। और यदि इसके उद्देश्यों के बारे में हमें लिखने को आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए, जवाबदेही तय करने के लिए, नागरिक हमारे सशक्त बने, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके, लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है, कैसे वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इससे लोग जो है जागरूक हो जाएंगे। कुछ अच्छे बड़े एग्जाम्पल हैं जो कि RTI एक्ट से के द्वारा सामने आए हैं, जैसे कि 2G घोटाला। इस घोटाले के कारण भारत सरकार को 1,76,645 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। ठीक है, इसके अलावा 2010 का जो कॉमनवेल्थ गेम है उससे रिलेटेड यहाँ पर बात बताई गई है। एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा एक याचिका दायर की गई, मतलब RTI दायर की गई। इससे पता चला कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो दलित समुदाय कल्याण का फंड था उससे 744 करोड़ रुपया निकाल लिए। साथ ही RTI से ये भी सामने आया कि निकाले गए पैसों का प्रयोग जिन सुविधाओं पर किया गया वे सभी मात्र कागज़ों पर ही था, रियल में नहीं था। अब इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं बाद में। सूचना अधिनियम में हालिया में कुछ संशोधन हुए हैं। ठीक है, जिस पर कई आलोचकों का कहना है कि इससे तो आपने सूचना के अधिकार को ख़त्म ही कर दिया है। सूचना का अधिकार कानून की मूल भावना इससे खतरे में आ गई है। संशोधन कैसे किए गए? देखो, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएंगी। कुल मिला के सब कुछ सरकार ने क्या है अपने अंडर में ले लिया। उल्लेखनीय है कि RTI अधिनियम की धारा 13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पद अवधि, सेवा की शर्त का उपबंध था।
इस अधिनियम में कहा गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ता और शर्त क्रमशः मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होगी। और क्या बात कही गई थी, देखो, राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमशः निर्वाचन आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगा। अब सारी चीज़ें डिसाइड कर लेगी केंद्र की सरकार। पहले बात अलग थी, अब जो है बात अलग हो गई है। सूचना के अधिकार की यदि हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली बात यह है जागरूकता की कमी है। ठीक है, मात्र 15% ही RTI अधिनियम के बारे में लोग जानते हैं। आप ये एक सर्वे आया था। ठीक है, दूसरी बात यह है प्रदान की जाने वाली सूचना की खराब गुणवत्ता। RTI दाखिल करने वाले 75% कार्यकर्ता प्राप्त सूचना से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, आंध्रा और यूपी के क्रमशः 91 और 96% प्राप्त सूचना के संबंध में असंतुष्टि जाहिर किया है। दूसरी बात यह है समय पर सूचना नहीं मिलना। ठीक है, और भी कई सारी चुनौतियां हैं, जैसे नौकरशाही में अभिलेखों को रखने और उनके संरक्षण की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। सूचना आयोगों को चलाने के लिए पर्याप्त संरचना और स्टाफ का अभाव है। सूचना के अधिकार कानून के पूरक कानून जैसे कि विसिल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम का कुशल क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद अब जाते हैं हम न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं कौन सी बात कही गई है। तो न्यूज़ में बताया गया है सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो ऑफिसर्स लोग रहते हैं और वो कई सारी जो है भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं। इसी के तहत जो है उनकी जान माल की कोई सुरक्षा का प्रावधान अभी नहीं किया गया। उनकी मौत का कारण बनता है सूचना का अधिकार, यही बात इसमें बताई गई। रॉकी रोड फॉर RTI एक्टिविस्ट इन बिहार 20 किल्ड इन पास्ट 11 ईयर्स। तो पिछले 11 ईयर्स में 20 सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की डेथ हुई है, क्योंकि वो लोग सही जानकारी जनता के सामने रखते हैं। इसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। बिहार हैज़ प्रूव्ड टू बी हॉस्टाइल टेरेन फॉर RTI एक्टिविस्ट with as many as 20 have been killed since 2010. 6 activists were killed in 2018 alone. 2018 में ही यदि हम बात करें तो 6 लोगों की डेथ हुई है जो कि सूचना के अधिकार पर काम कर रहे थे। तो बिहार जो है अच्छी जगह नहीं है, हॉस्टाइल टेरेन है एक प्रकार से। RTI एक्ट आया था फोर्स में जून 2005 में। अब इधर एक एक चीज़ बताई जाती है। शशिधर मिश्रा फ्रॉम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वाज द फर्स्ट RTI एक्टिविस्ट किल्ड इन 2010. जस्ट लास्ट वीक बिपिन अग्रवाल 46 वाज किल्ड illegally फॉर एक्सपोजिंग इंक्रोचमेंट ऑन गवर्नमेंट लैंड्स इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट के जो लैंड्स हैं उन पर अतिक्रमण किया गया था। इसी का इन्होंने खुलासा करा तो इनकी भी डेथ हो गई। तो 2 लोगों की डेथ के बारे में यहाँ पर बात बताई गई। इसके अलावा अग्रवाल ने had filed at least 900 RTI applications seeking detail on government's land encroachment in the district. His home was attacked by the assailants in 2020 as well as. तो इन्होंने जो है 900 RTI आवेदन करे लैंड इंक्रोचमेंट को लेकर के, तो इनके घर पर हमला हो गया था। इसी को लेकर की बात यहाँ पर बताई गई। Bihar has always been unfriendly for RTI activists, with as many as 20 of them having been killed in different districts for the raising their voice against corruption in the government system. ठीक है, ऐसा कहना है RTI एक्टिविस्ट शिव प्रकाश राय। यदि फैक्ट की बात करें तो वो बताते हैं फैक्ट हैड टू फेस ए जेल टर्म फॉर 29 days इन 2008 फॉर एक्सपोजिंग। ठीक है, प्रोवाइडिंग सोलर लाइट प्रोवाइड करने के लिए धोखाधड़ी की इन्होंने सूचना को उजागर किया था। इसी के चलते चलते इनको तो 29 दिन की जेल होने पड़ा। बाद में फिर क्या होता है, ये जो इनको जो जेल में डाला गया था वो सिद्ध नहीं हो पाए, फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया। कुल मिला के RTI के जो एक्टिविस्ट हैं उनके लिए बिहार सही जगह नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं दिल्ली की सरकार ने देशभक्ति का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। उसी को लेकर के ये न्यूज़ आई है। केजरीवाल ने लॉन्च किया है एम्बिशियस देशभक्ति करिकुलम। एवरी चाइल्ड इन दिल्ली विल बी पैट्रियोट इन ट्रूएस्ट सेंस, ऐसा कहना है चीफ मिनिस्टर का। तो
मुख्यमंत्री का कहना है कि यदि हम बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे तो उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा होगी। इसी के हिसाब से उन्होंने अपने सिलेबस में इसको ऐड किया है। व्हाट इज़ देशभक्ति? लविंग वंस शेयर लैंड्स एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, किसी का जो शेयर लैंड्स है और जो कम्युनिटीज़ है उसके साथ आपको क्या करना है? प्यार की भावना रखना है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड स्पिरिट ऑफ एम्पैथी एंड पीस। आपको जीवन की, आत्मा की, शांति की रिस्पेक्ट करना है। इंक्लूसिव ऑफ द प्लूरिज्म एंड डाइवर्सिटी ऑफ बिलीव्स, प्रैक्टिसेस, रिलीजन्स, एथनिसिटी, लैंग्वेजेस इत्यादि। ठीक है, तो हमें प्लूरिज्म को समावेश करना है, डाइवर्सिटी ऑफ बिलीव्स को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रैक्टिसेस, रिलीजन्स, एथनिसिटीज़, लैंग्वेजेस, कॉन्शियस अबाउट वंस ड्यूटीज़, एम्पावर्ड टू फेस चैलेंजेस एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस टू टेक द कंट्रीज फॉरवर्ड। देश को हम कैसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे कि देखो, देशभक्ति ध्यान मतलब बच्चों को जो हमारे देशभक्त हुए हैं, जो लोग शहीद हुए हैं, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, उनका वो ध्यान चिंतन मनन करेंगे। दूसरी बात ये है, क्लास में कुछ एक्टिविटी होंगी, इंक्लूड्स विजुअलाइजेशन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड अदर क्रिएटिव एक्सरसाइज यहाँ पर होने वाली। होमवर्क यदि हम बात करें तो स्टूडेंट विल आस्क द की क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, लर्न 2-3 पीपल ओल्डर देन देम टू कीप ए डायरी। क्वेश्चन पूछेंगे अपने से जो सीनियर लोग उनसे, और उसकी जानकारी को अपनी डायरी में नोट करते जाएंगे। क्लासरूम में भी डिस्कशन किया जाएगा। इसके अलावा इवोल्यूशन का भी, इसमें बच्चा कितना सीखा है, कितनी उसको जानकारी है, इसका इवोल्यूशन भी किया जाएगा। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ट्यूसडे के दिन लॉन्च किया आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का एम्बिशियस देशभक्ति करिकुलम, ताकि जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को और भी थोड़े अच्छे तरीके से हम बना सकें। द करिकुलम लॉन्च्ड एट द छत्रसाल स्टेडियम हेयर, इंटेंडेड टू ब्रिंग द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म इन ईच सिटीजन्स टू द फोर, इन दिस केस स्कूल चिल्ड्रन। इसके बाद वाला जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये बताता है कि हमारे देश ने, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कितना टारगेट रखा है, कब तक हमको उसको अचीव करना है, और अभी उस टारगेट को हम अभी कितना प्राप्त कर चुके हैं। इसमें बताया गया है अलग अलग सोर्स के बारे में, और कितना टारगेट रखा गया था और कितना हम अभी तक अचीव कर पाए हैं। इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड 43.94 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी कैपेसिटी अंटिल जुलाई 2021, while the target is to generate capacity of 100 गीगावाट बाई मार्च 2023। लगभग 43.94 गीगावाट जो कि कैपेसिटी इंडिया ने इंस्टॉल कर लिया है, और 2023 तक जो टारगेट है वो 100 गीगावाट का रखा गया है। इसके अलावा द टेबल लिस्ट द रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर द वेरियस सोर्स एंड द इंस्टॉलेशन कैपेसिटी रीच बाई द जुलाई 2021। देखो, सोलर एनर्जी की हम बात करें तो हमने रखे थे टारगेट 100 गीगावाट का, तो अभी तक हम कितना अचीव कर पाए हैं? 43.94। वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की हम बात करें तो 60 गीगावाट हम अचीव किए हैं। कैपेसिटी हमारी टारगेट था 60 गीगावाट का, और हम इंस्टॉल किए हैं 39.58। स्मॉल हाइड्रो एनर्जी 5 गीगावाट का टारगेट था, 4.79 हम अचीव कर चुके हैं। बायो एनर्जी की यदि हम बात करें तो 10 गीगावाट का टारगेट था, और हम अचीव कर चुके हैं 10.17 गीगावाट। ये आंकड़ा है जुलाई 2021 तक का। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन से रिलेटेड। मतलब अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ जितनी भी थीं वो टोटली केंद्र सरकार के अंडर में आती थी, ठीक है। अब उनको पब्लिक सेक्टर में, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत डाल दिया गया है। मतलब अभी जो शेयरों में हिस्सेदारी थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, केंद्र सरकार की 100% थी। अब वो सरकार क्या काम कर रही है, 51% हिस्सा अपने पास रखेगी, और 49% जो हिस्सा है वो प्राइवेट प्लेयर उसके शेयर को ख़रीदेंगे।
अब इससे ये बन जाती है पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। इसी को लेकर के न्यूज़ आई है कि सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, 1 अक्टूबर से ये इफ़ेक्ट में आ जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की यदि हम बात करें तो ये एक प्रकार से अम्ब्रेला बॉडी है फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन एंड इज़ ए करेंटली ए सब ऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ जाती हैं, इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन भी शामिल है, और एक प्रकार से ये सबऑर्डिनेट ऑफिस भी हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। मतलब 3 चीज़ मिलाकर के OFB का निर्माण करते हैं। और यही जो बोर्ड है आजकल, यदि आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्ज़ाम देना है तो यही कंडक्ट कराने का काम करता है। बात बताई जाती है कि पहली जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको 1772 में इस्टेब्लिश किया गया था डच कंपनी के द्वारा एज ए गन पाउडर फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। OFB में कौन कौन शामिल है? इसमें 41 फैक्ट्री आ जाती हैं, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, और 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर आ जाते हैं, और 5 रीजनिंग कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी आ जाते हैं। हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो कलकत्ता में है। आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर को इशू कर दिया है फॉर OFB के डिसोल्यूशन के लिए, निगमीकरण के लिए कह सकते हैं, या फिर कारपोरेटाइजेशन के लिए कह सकते हैं। डिसीजन काम में अपना चालू कर देगा 1 अक्टूबर से। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ इशूड एन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ OFB विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 1 अपॉन विच इसका जितना भी संपत्ति है, इसके जितने भी एम्प्लॉय हैं और जो मैनेजमेंट है, किसके हाथ में चला जाएगा? न्यूली कंस्टिट्यूटेड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको नाम दिया गया है DPSU। ठीक है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नया नाम इसका हो जाएगा। और सारी चीज़ें, एम्प्लॉई हो, एसेट है, और उसका जो मैनेजमेंट है, अब केंद्र सरकार खुद नहीं करेगी। अभी जो नई कंपनियां बन रही हैं यही लोग करेंगे। दिस वुड मीन द एंड ऑफ द OFB। इसका मतलब OFB का एंड हो गया। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको एक्सेप्टेड किया गया था बाय द ब्रिटिश इन 1775। अकॉर्डिंगली ऑन एंड विथ इफेक्ट फ्रॉम द अपॉइंटमेंट डेट OFB विच हैज़ बीन सेट अप वाइड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर, ये बताया गया है, डेट बताई गई है 9/1/1979, शैल सीज एग्जिस्ट एज ए बॉडी। थोड़ा सा और यदि हम डिटेल में देखें ना तो यहाँ पर बात बताई गई है, अकॉर्डिंगली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर द मैनेजमेंट, कंट्रोल, ऑपरेशन और मेंटेनेंस ऑफ दिस 41 प्रोडक्शन यूनिट। ये जितनी भी कंपनियाँ हैं जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में शामिल हैं, जो कि 41 हैं, ठीक है, एंड आइडेंटिफाइड नॉन प्रोडक्शन यूनिट, ये भी इसमें चली गई, वुड बी ट्रांसफर टू 7 गवर्नमेंट कंपनीज। उन गवर्नमेंट कंपनी के नाम यहाँ बताए गए हैं: म्यूनिटिशियन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, एडवांस वीपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड एंड ग्लाइडर इंडिया लिमिटेड। इनमें ये सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, अब सब कुछ इनके हाथ में आ जाएगा। On the over 70,000 employees, the order said it had been decided that all employees of OFB, ABC group वाले, belonging to the production unit and also the identified non-production units shall be transferred en masse to new DPSUs on term of foreign service without any deputation allowance initially for a period of 2 years। एक न्यूज़ आई है यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने ये कहा है कि जब पेंडेमिक आया उस दौरान हमने जॉब क्रिएट किए, लोग बेरोज़गार नहीं हुए। इंडिया अनवेल्ड फाइनेंशियल पैकेज ऑफ $366 बिलियन अमाउंटिंग टू मोर देन 13% ऑफ GDP टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, स्ट्रेंथनिंग MSME सेक्टर फॉर प्रमोटिंग द रूरल इकोनॉमी। ठीक है, जबकि सरकार के पास तो ये तक जानकारी नहीं थी कि कितने जो है इस प्रकार के जो वर्कर हैं हमारे इंडिया में जो माइग्रेट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। सरकार जब जवाब मांगा कह रहे थे हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, ऐसा कोई डाटा ही नहीं है। तो फिर कहाँ से इन्होंने जॉब जनरेट कर दिया?
और कहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म हो गई।